ओके, सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, जिसका नाम क्या है? सेल. यस. तो किसने ढूंढा था ये? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था. ईयर 1665. करेक्ट, 1665. और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था, मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, थोड़ा बहुत याद है? क्या हुआ था? हुक ने लिविंग सेल ढूंढा था पॉन्ड वाटर में. यस, करेक्ट, ल्यूएन हुक ने. और वो ईयर कौन सा था? 1674. नहीं तो यस 1674. यस 9 साल आगे कर लेना तो हाँ यस, 1665 एंड 1674. यस, 9 साल हमने बोला था क्या आगे. एंड देन वीरस्टॉ ने वो थ्योरी आगे बढ़ाई थी कि जो सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते उसी में से बनते हैं. यस करेक्ट. फिर और वर्काउ, शिल्डेन, रॉबर्ट शॉन, ब्राउन ने क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस ढूंढा था. ईयर 1831. करेक्ट. एंड देन उसके बाद एक ने प्रोटोप्लाज्मा ढूंढा था, उसका नाम नहीं है. हाँ, एक हमने पर्टिकुलरली थियरी की भी बात की थी. ओके, कौन सी सेल थियरी की बात की थी? शिल्डन एंड स्वॉन, प्रोटोप्लाज्मा पर्किंजे. ओके, शिल्डन एंड स्वॉन. एंड लास्टली वर्काउ ने बताया था कि ये जो पर्टिकुलरली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही आते हैं. ओके, तो सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस याद रह गए. ओके, इसमें से 1 मार्क के ही क्वेश्चंस आ सकते हैं. डन. चलो तो आगे बढ़ते हैं. नाउ हमने ये देख तो लिया है, अब आगे देखते हैं सम ऑर्गेनिजम्स. एक्टिविटी है बीच में. देन उसके बाद लिखा हुआ है सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. मतलब कि एक तो हमने 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड. कौन कौन से? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यस, यूनिसेल्युलर सेल्स जो होंगे वो एक ही सेल होगा और उसी में सारी प्रोसेसेस होगी. एंड मल्टी सेल्युलर में बहुत सारे सेल्स होंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे. ओके, सो यहाँ पे बताया ही गया है सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में ये सारे सेल्स होते हैं. अगेन ड्रॉ करने के लिए तुम्हें नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर दिया हुआ हो तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये वाला सेल है. ड्रॉ करने के लिए पर्टिकुलरली हमारा जो नर्व सेल है वो फिगर पूछी जाती है, लेकिन वो भी अभी नहीं पूछी जाती. ओके, मतलब जब आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन अभी हमें क्या है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. डन. कि ड्रॉ करके दिया हुआ है तो वो कौन सा है. देखो, सबसे पहला है स्मूथ मसल सेल्स. जो हमारे मसल्स होते हैं वो सेल्स ऐसे होते हैं, ये सेल से बनते हैं हमारे पर्टिकुलरली मसल्स. देन ब्लड सेल्स का फोटोग्राफ दिया गया है. उसके बाद नर्व सेल्स का फोटोग्राफ दिया गया है. एंड नर्व सेल्स की फिगर भी कभी कभी पूछते हैं. ओके, हाउ सेल वर्क्स, मतलब सेल कैसे काम करता है, वो क्वेश्चन जब आए तब तुम्हें ये सेल ड्रॉ करना है. ओके, दैट वी विल लर्न. ओके, लेकिन ये ऐसा दिखता है. देन उसके बाद है ओवम. तो पर्टिकुलरली 2 सेल्स होते हैं, मतलब फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है उसको बोलते हैं हम ओवम. एंड जो मेल में रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको बोलते हैं हम स्पर्म. ओके, ये 2, एक मेल का और एक फीमेल का. सो फीमेल का है ओवम और जो मेल का है रिप्रोडक्टिव स्पर्म, वो है स्पर्म. और उसके बाद बोन सेल भी दिखाया गया है, मतलब हमारे जो बोन्स बनते हैं वो जो सेल से बनते हैं वो बोन सेल है. एंड लास्टली दी फैट सेल, जो हमारे बॉडी में मतलब जो भी न्यूट्रिशंस की जितनी जरूरत हो उतने में से तो हमारे ये सारे सेल बन जाएंगे, और एक्स्ट्रा सब कुछ है उसका धीरे धीरे फैट बनता है. और वो फैट सेल जो सेल होता है, जो सेल से फैट बनता है, तो वो ऐसा दिखता है. वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. तो अगर गिवन है ओके, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना आ जाएगा. ओके, ओवम में तो पर्टिकुलरली राउंड ऐसे दिया जाएगा. ब्लड सेल्स है उसमें भी हम देखेंगे आगे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए तो तुम्हें डायरेक्टली राउंड एंड राउंड करके ज्यादा राउंड एंड राउंड ड्रॉ करके दिया हुआ है तो वो ब्लड सेल्स है.
एक ही दिया हुआ है तो वो ओवम है। स्पर्म सेल्स भी पर्टिकुलरली हमें पता ही है कि जस्ट लाइक ऐसे कर्व लाइन और ऐसे उसका हेड, ओके, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, बट वो सब आगे देखेंगे हम। ओके, सो मसल सेल्स एक लाइन है, बीच में तुम्हें डॉट जैसा दिख रहा होगा सेल्स, तो मसल सेल्स, बोन सेल्स, देन नर्व सेल्स, ओके, फैट सेल्स, ओवम, स्पर्म, सारे आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे। ओके, फिगर को 2-3 बार ध्यान से देखोगे तो तुम एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर सकते हो। डन? ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। The shape and size of the cells are related to the specific function they perform। कि भाई सारे सेल्स सेम शेप के या सेम साइज के नहीं होते, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका शेप और साइज होता है। ओके, और वो होते भी वहां पर ही है। जैसे कि मसल सेल्स है तो हमारी बॉडी जहां जहां मसल्स होंगे, ओके, बोन सेल तो जहां जहां बोन होंगे, फिर जहां बोन है ही नहीं वहां पर बोन सेल्स होंगे ही नहीं, जहां मसल्स है ही नहीं वहां मसल सेल्स होंगे ही नहीं। रिप्रोडक्टिव सेल्स तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, जहां से हम यूरिनेट है, हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, ओके, वहां पर ही होंगे। फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर है क्या स्पर्म और ओवम, नहीं भाई, यहाँ पर कहाँ से होगा, ये तो मसल सेल्स होगा। ओके, तो उनकी लोकेशंस, उनकी शेप, उनकी साइज उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली होती है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, देन सम सेल्स लाइक अमोइबा हैव चेंजिंग शेप्स। याद रखना कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना और कौन सा सेल अपना सेल का साइज और शेप चेंज करता है, तो वो है अमोइबा। ओके, तो अमोइबा शेप चेंज कर देता है, कर सकता है, मतलब उसकी मर्जी, लाइक दैट। ओके, इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. So कई सेल्स होते हैं जिसका फिक्स्ड शेप और साइज ही होता है और हमेशा ऑलमोस्ट फिक्स जैसा रहता है, जैसे कि नर्व सेल। और इसीलिए मैंने बोला कि नर्व सेल की फिगर आगे जाके हमें ड्रॉ करने के लिए पूछी जाएगी। ओके, आगे जाके, ये चैप्टर में नहीं बट आगे जाके। डन? ओके, चलो। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी, ये मार्कर का अभी तो ज्यादा कुछ जरूरत आएगा नहीं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। तो सभी सेल्स है, वो सबका पर्टिकुलर फंक्शन होगा और वो सारे सेल मिलकर ये जो फंक्शन उनको डेजिग्नेट किया गया है कि भाई रिप्रोडक्टिव सेल है तो उनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। ओके, मसल सेल्स है तो उनका काम है मसल बनाना, मतलब मसल एक पूरा उसको स्ट्रेंथ देना। ओके, तो वही सबके फंक्शंस अपने अपने फंक्शंस वो लोग कर रहे हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस? तो ये जो लिविंग सेल है ये कैसे ये सारे फंक्शंस कर पाता है? क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या, काम को बांटना। ओके, लेबर मतलब जो काम करते हैं वो, और डिवीजन मतलब बांटना। तो काम को बांटना मतलब क्या, जैसे कि देखने का काम कौन से ऑर्गन का है, आईज का है, सुनने का काम ईयर्स का है। ओके, सबका अलग अलग काम है। ओके, सबका एक्सक्रीशन करना है, ब्रीद करना है, ब्लड को फ्लो करवाना है, वाटर को फ्लो करवाना है, ऑक्सीजन इनटेक करना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। जितने भी फंक्शंस हो, सारे फंक्शंस सबको डिवाइड कर दिए गए हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, लाइक दैट, तो जल्दी भी हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। ओके, एक ही बंदा, अगर सारे एक ही, मतलब बंदा इन द सेंस एक ही सेल सब काम करे, जैसे कि यूनिसेल्युलर में होता है। ओके, उसमें तो एक सेल होता है, सब कुछ उसमें ही होता है, तो दे विल नॉट लिव लॉन्ग। ओके, क्यों? जैसे कि समझो कि अगर फैमिली में एक ही पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, मतलब ऐसा समझो कि सबका काम वही कर रहे हैं, बाकी सब लोग काम कम कर रहे हैं या है ही नहीं। जैसे कि कोई एक पर्सन फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही निभा रहा है, मदर की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, और फिर सपोज कोई केयर टेकर है, यहाँ पे कोई कुछ काम करना है, मेड का काम है, ये वो सारे काम वो अकेले ही कर रहा है, तो वो थक जाएगा, वो अपनी एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर पाएगा सब कुछ। ओके, वो अगर पर्टिकुलर अगर कोई चीज करे तो उसमें स्पेशलाइज कर सकता है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है।
This means that different parts of the human body perform different functions. Yes, the human body has a heart to pump blood. Heart किसके लिए है? Blood pump करने के लिए. Yes, a stomach to digest food. मतलब food digest करने के लिए क्या है हमारे पास? Stomach. अभी उसके अंदर भी बहुत कुछ है, जैसे कि heart है, ओके, पंप करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए, लेकिन हार्ट भी बहुत डिटेल्ड हमें पढ़ना है. ये तो एक ऑर्गन है हार्ट, लेकिन हार्ट के अंदर भी क्या क्या है, कितने डिवीजन है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ जाता है, फिल्टर होता है या नहीं होता है, सिर्फ पंप ही होता है, वो सब कुछ भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो बायोलॉजी स्टार्ट ही किया है. ओके, तो 9th की और 10th की बायोलॉजी मिलकर वो सब कुछ है. हमें डिटेल्ड में 10th में हार्ट भी समझना है. ओके, पर्टिकुलरली हमें जो हमारा वो तो आ गया है, 7th में आया था ये जो पर्टिकुलरली ये जो सेकंड पढ़ा ना हमने कि स्टमक क्या करता है, टू डाइजेस्टिव फूड, स्टमक का काम, तो वो सब हमने पढ़ा था 7th में. याद हो तो कि भाई यहाँ से एसोफेगस है वो यहाँ आता है, फिर स्टमक में आता है, यहाँ पे पर्टिकुलरली लीवर भी होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ जूसेस रिलीज होते हैं. ओके, तो वो सब कुछ फिर से पढ़ेंगे. 7th में तो पढ़ लिए, फिर से पढ़ेंगे. ओके, चलो. सो सबका अलग अलग काम है. सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल. तो जैसे हमारी पूरी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब सब काम अलग अलग ऑर्गन्स कर रहे हैं हमारी बॉडी में, वैसे ही एक सेल है उसमें भी सब काम अलग अलग बटा हुआ है. मतलब एक सेल हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं, वैसे ही एक सेल है, वो एक सेल में भी अलग अलग काम हो रहा है. जैसे हम ब्रीथ करते हैं, ओके, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट है जो ब्लड पंप करता है, स्टमक है जिसके अंदर डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब कुछ है हमारे पूरी बॉडी का. तो वैसे एक सेल के अंदर भी डिफरेंट जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, वैसे एक सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे जिसको हम ऑर्गेनल्स बोलेंगे. ओके, आगे हम देखेंगे. तो उसमें भी डिफरेंट फंक्शंस होंगे. मतलब सेल को भी खाना खिलाना है, तो हमारा जो फूड के न्यूट्रिशन जो हम खा रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब एट द लास्ट वो तो जा कहाँ रहे हैं, सेल के पास ही जा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन भी उसके पास जा रहे हैं, फिर वहां से एक्सक्रीशन भी निकल रहा है, ऑक्सीजन भी उसको चाहिए, CO2 भी वो बाहर निकालेगा, पानी भी उसको चाहिए, फिर जो वेस्ट वाटर होगा वो भी वो बाहर निकालेगा, ब्लड भी उसको चाहिए, फिर जो गंदा ब्लड होगा वो भी वो बाहर निकालेगा. तो जो चीज हम पूरी एज अ फुल बॉडी कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस एक सेल भी परफॉर्म करता है. और हमारे सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट काम कर रहे हैं. वैसे ही सेल में भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स, जिसे हम बोलेंगे आगे जाके, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं. ओके, तो वो चीज बता दें. इनफैक्ट each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. तो सभी जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेल्स, क्या ऑर्गन्स ऑफ बॉडी नहीं, ऑर्गन्स ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स. ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या, सेल के ऑर्गन जिसमें डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं. डन. ओके, चलो. Each kind of cell organelle performs a specific function such as making a new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. तो सबका अलग अलग फंक्शन है. सबका क्या फंक्शन है वो डिटेल में हम देखने वाले हैं. ओके, जब पर्टिकुलरली हम सारे फंक्शन, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, लेकिन मेनली 6 ऑर्गेनल्स के बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. किसके ऑर्गेनल्स, एक सेल के सेल ऑर्गेनल्स, मेनली 6 ऑर्गेनल्स जो है उनके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन अच्छे से ध्यान देना. अब तक हमने क्या देखा, अब तक सिर्फ हमने देखा कि कैसे सेल की डिस्कवरी हुई. ओके, रॉबर्ट हुक को जब देखा उसने क्या देखा, मतलब कहां से लेके आए थे, वो स्लाइड किसकी थी, ट्री की कॉर्क. हाँ, यस, बार्क ऑफ अ ट्री में से वो कॉर्क की स्लाइड निकाल ली थी, और उसको जो दिखा था वो किसके जैसा था, हनीकॉम्ब जैसा था. ओके, तो उसको नाम दे दिया सेल. डन. ओके, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट रिसर्च किए थे, इन्वेंशन किए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा. ओके, कि भाई ल्यूवेनहुक, देन परकिंजे, देन शिल्डन एंड स्वान, ओके, देन वर्काउ, ये सब ने क्या क्या किया था वो सब भी हमने देखा. ओके, बस उतना ही देखा था. और फिर हम आगे अभी उसके बाद हमने देखा कि भाई सिंगल यूनिसेल्युलर भी होते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं. और हमारी ह्यूमन बॉडी में जैसे
लेबर डिवीजन होता है, ओके। तो वैसे ही एक सेल भी सारे फंक्शंस करता है, और सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ओके। चलो देखते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग। ध्यान से, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, अदरवाइज तुम्हारे माइंड में स्टोरी अच्छे से बन, जैसे मूवी बन जाती है वैसे सेल नाम की मूवी है, वो तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे बीच में हमने अभी आज देखा क्या कि सेल के टाइप्स, मतलब कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो तुम्हें फिगर इतनी बार देखोगे तुम्हें याद आ जाए, जैसे ही मैं बोलूं बोन सेल, मतलब तुम्हें ऐसे 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 जैसे फिगर बुक में गिवन है वो एटलीस्ट याद आ जानी चाहिए। स्पर्म सेल्स, ओवम, देन नर्व सेल्स, फैट सेल्स, ब्लड सेल्स, ओके, मसल सेल्स। तो देखो एक बार फिगर को ध्यान से देखो 2-3 बार, डन, ओके। फिर दूसरी एक फिगर मैंने कल बताया था ध्यान से देखने को, वो कौन सी थी, माइक्रोस्कोप की, ओके। तो उसमें भी वो आई पीस, आर्म, बेस, सब कुछ कोर्स करने के लिए पर्टिकुलर बटन था, फाइन एडजस्टमेंट के लिए, कोर्स एडजस्टमेंट के लिए, ओके। तो वो सब कुछ सिर्फ तुम्हें आइडेंटिफाई करना आएगा, या ये जो अभी टाइप्स ऑफ सेल्स है उसमें आइडेंटिफाई करना आएगा, और जो हमारा पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप की फिगर थी उसमें टैगिंग के लिए आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, ओके। ड्रॉ करने के लिए फिगर जो आएगी वो मैं बता दूंगा। अब तक ऐसी कोई 2 में से एक भी फिगर ऐसी नहीं है जो तुम्हें ड्रॉ करने के लिए पूछी जाए। जो मैं बोलूंगा कि ये ड्रॉ करने के लिए पूछी जाएगी उसको तुम्हें ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। ये फिगर्स को सिर्फ देखते रहना है, टैगिंग के साथ देखते रहो तो याद रह जाएगा, ओके। लेकिन जो ड्रॉ करने वाली आएगी उसको देखते रहना है और उसके बाद ड्रॉ करके भी प्रैक्टिस करनी है, डन, ओके। दैट आई विल टेल कि तुम्हें किसकी प्रैक्टिस करनी है। चलो सो आगे देखते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो भाई एक सेल जीता है और सारे फंक्शंस करता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स अगर सही सही काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनल्स होंगे ही नहीं तो सेल जिएगा भी नहीं। जैसे ऐसा समझो कि हमारे सारे ऑर्गन अगर सही सही काम ना करें तो हम कैसे जी पाएंगे। अरे सिर्फ एक ही ऑर्गन की बात करो, हार्ट गए ओके, ब्रेन गए इन द सेंस भले ही जी रहे, सपोज कोमा में है, नहीं कोमा में होते हैं कितने पेशेंट्स, ओके। तो उनका ब्रेन उस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा जिस लेवल पे वो कोई एक्टिविटी कर पाए, तो बेड रेस्ट ही है। शायद उनको सुनाई भी दे रहा हो लेकिन रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, पैरालिसिस, ओके। तो कितने टाइप की डिजीज होती है जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स काम ही नहीं करता, ओके। तो फिर वो जिंदा भी है तो भी मतलब जस्ट लाइक अ बेड रेस्ट ही होता है, ओके। तो वही कह रहे हैं कि सेल को भी अच्छे से जीने के लिए और अपने फंक्शंस करने के लिए ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो अच्छे से काम करते हुए होने चाहिए, ओके। चलो, these organelles together constitute the basic unit called cell। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलके एक सेल बनाते हैं, मतलब एक ही सेल में ये सारे सेल ऑर्गन, जैसे हमारी एक ही बॉडी में सारे ऑर्गन है, हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेग्स है, सब कुछ है। तो ये हमारे ऑर्गन है। वैसे ही एक सेल में भी सारे फंक्शंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है जिसको हमने सेल ऑर्गेनल्स बोला है, ओके। It is interesting that all cells are found to have same organelles, no matter what their function is or what organisms they are found in। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या कि ऑर्गेनल्स जो होती है वो सब में सेम होती है, ओके। जैसे कि 2 पर्सन है, ओके, जैसे कि तुम लोग हो, मैं हूं, तो मेरी एज तुमसे बड़ी है, फिर भी मेरे अंदर भी वही ऑर्गन्स है तो तुम्हारे अंदर है, ओके। तो वैसे ही यहां पर भी हम कहीं से भी सेल ले ले, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले ले, जैसे कि हमने ले लिया एलिफेंट का एक सेल, ओके, और हमने ले लिया लायन का एक सेल, तो सेल ऑर्गेनल्स तो सेम ही होगी। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग मतलब अलग अलग लोकेशन से आया है, कोई इंडिया से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई लंदन से आया है, अलग अलग जगह से आया है, तो भी उनके ऑर्गन्स तो सेम ही होंगे। हाँ, मे बी शेप और से साइज तो नहीं, लेकिन शेप भी नहीं, साइज भी नहीं, बट एटलीस्ट से अपीयरेंस डिफरेंस हो सकता है, ओके। जैसे कि उनकी स्किन का अपीयरेंस अलग हो सकता है, उनके हेयर का अपीयरेंस अलग हो सकता है। लेकिन भाई हार्ट का काम पंप करना है तो हमारा हार्ट भी ब्लड पंप ही कर रहा है, उनका हार्ट भी ब्लड पंप ही कर रहा है। वैसे ही सेल में भी कहीं से भी सेल उठा कर लेके आओ, उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होगी
वो सेम ही फंक्शन कर रही होगी। जो 6 मेन सेल ऑर्गेनल्स हम देखने वाले हैं, तो पर्टिकुलर सपोज गोल्गी एपरेटस है, वो नाम है एक सेल ऑर्गेनल्स का, तो ये गोल्गी एपरेटस है, उसका काम ये सेल में जो है, कहीं और से सेल लेकर आओगे तो वो सेल में भी गोल्गी एपरेटस का काम तो वही होगा जो यहाँ पर है। जैसे भाई ये आंखें हैं, देखने का काम कर रही है, तो तुम्हारे आंखें भी देखने का ही काम कर रही है। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज बताई गई है कि नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन, तो कहीं से भी लेके आओ या कोई भी उनका फंक्शन हो, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स सेम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में भी। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? What is the structural organization of a cell? तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम कि सेल किससे बनता है। भाई अभी तो देखा कि सेल ऑर्गेनल से बनता है, लेकिन हम डायरेक्टली बोल देंगे क्या कि एक ऐसे सेल है, उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। नहीं, एक्चुअल में उसके अंदर ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमें समझना है। अच्छा, और स्ट्रक्चरल क्या है वो हम समझ रहे हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। We saw above that the cell has a special components called organelles. ओके, तो ऑर्गन्स जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, वैसे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको हमने सेल ऑर्गेनल्स बोला। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होंगे वो देखते हैं। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर, अगर अंडर मतलब उसके नीचे रखकर हम देखें सेल ऑर्गेनल्स और से सेल को, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल्स। तो 3 फीचर्स तो हमें ऑलमोस्ट बोल रहे हैं, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट सभी सेल्स में दिखेंगे 3 फीचर्स। कौन कौन से 3 फीचर्स? पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? प्लाज्मा देखो अभी सबके फंक्शन भी हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके, लेकिन अभी क्या है, एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी सेल उठा के ले लो, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स के अंदर ये 3 फीचर्स तो होते ही है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस एंड तीसरा साइटोप्लाज्म। डन। 3 याद रखना, कौन से 3 1 मार्क में पूछा जा सकता है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि सपोज ये सेल है, ओके, और ये बीच में ऐसे सर्कल है और सेंटर है। ओके, सर्कल है और सेंटर है, तो ये जो सर्कल है पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है वो क्या है, सेल। अब ये जो सेंटर है वो क्या है, मेरा न्यूक्लियस। सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस। ये जो सर्कल का पेरीमीटर है, ओके, वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है, वहां पर लिक्विड भरा हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। वही लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। डन। ये 3 चीजें ऑलमोस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जिसमें सही डिफाइन नहीं होता तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता। ओके, वो भी हम देखेंगे जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोट्स, वो सब आएगा। ओके, लेकिन अभी के लिए एक सेल है, तो सेल ऑर्गेनल्स हमने बोला कि सेल के अंदर होते हैं। कहाँ है? तो इसके अंदर ही है। अभी कहाँ है वो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन है इसके अंदर ही, ये सर्कल के अंदर ही सेल ऑर्गेनल्स है। अच्छा, 3 प्रॉपर्टीज और से 3 चीजें हमें हर सेल में देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। डन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। तो सभी की सभी जो सेल के अंदर एक्टिविटी होगी वो और एनवायरनमेंट के साथ, ये एनवायरनमेंट है, ये सेल का पोर्शन है, और ये एनवायरनमेंट मतलब बाहर। जैसे हम बोले कि भाई एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब क्या से हमारे आसपास जो है वो हमारा एनवायरनमेंट है, तो ये सेल के आसपास जो है वो क्या है, उसका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस मतलब क्या, सपोज यहाँ पर ये सेल, ये तो हमारी बॉडी है भाई, ये पूरी बॉडी है हमारी, बॉडी के अंदर एक सेल है, जूम करके दिखा है, तो बॉडी में यहाँ पर पानी है, तो पानी ऐसे अंदर जा सकता है, पानी ऐसे बाहर भी आ सकता है। किसके? सेल के अंदर और बाहर जा सकता है। फिर ब्लड भी अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, न्यूट्रिशंस भी अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या अंदर जा रहा है, क्या बाहर जा रहा है? ये डिसाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सब अभी हम देखेंगे, लेकिन 3 फीचर्स होते हैं हर सेल में। ऑलमोस्ट इन एवरी सेल देयर आर मेनली 3 फीचर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
nucleus and cytoplasm. Done. Okay, and these three features are necessary किस चीज के लिए? सेल में जो भी फंक्शंस होने वाले हैं उसके लिए, और दूसरा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस के लिए। ये थ्री फीचर्स किसके लिए नेसेसरी है? एक, टू डू और टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस विद इन द सेल, एंड सेकेंड टू हैव और टू डू द इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। एक, सेल के अंदर जो भी फंक्शंस करने हैं उसके लिए ये थ्री चाहिए, और सेल को बाहर जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस करने हैं उसके लिए भी ये थ्री चाहिए। डन? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन? थ्री फीचर्स देखे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो पहला देखते हैं सेल मेम्ब्रेन और से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, स्टार्ट करते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये सेल का एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको सेल से डिफरेंशिएट जो बॉर्डर करती है, वो बॉर्डर, वो सरफेस ही है हमारी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अलग करती है मतलब जैसे कि ये वॉल है, ये पूरा रूम क्या है? सेल, और ये वॉल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये अलग कर रही है बाहर के टेम्परेचर को और अंदर के टेम्परेचर को। ओके, नहीं तो अभी एसी चालू है, अगर ये वॉल नहीं होती तो होता ही नहीं कूलिंग। क्यों? सारी जो कूलनेस है वो बाहर चली जाती और हॉटनेस अंदर आ जाती। अंदर बाहर क्या? वो अंदर बाहर तो कब बोलेंगे? जब वॉल है तब बोलेंगे। कुछ है ही नहीं तो अंदर बाहर क्या? सब कुछ सेम ही है। डन? ओके, तो देखते हैं। ये आउटर मोस्ट है जो बॉर्डर, वही है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो सेपरेट करती है एनवायरनमेंट को और सेल को। क्या करती है? पहला फंक्शन सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेपरेट करती है। किसको? एनवायरनमेंट को और सेल को। सेल और एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. देखो ये सारे फंक्शंस है। पहला सेपरेशन का आ गया, दूसरा फंक्शन क्या? वो अलाउ करती है। पहला सेपरेट करती है, दूसरा अलाउ करती है। क्या अलाउ करती है? कि भाई सम मटेरियल्स इन, सम मटेरियल्स आउट। ओके, वो डिसाइड भी वही करेगी और वही अलाउ करेगी। तो फिर से पढ़ता हूं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स, परमिशन दे दी। अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, अच्छा ठीक है तुम मत आओ। क्यों? क्योंकि भाई सेल के आसपास तो बहुत कुछ होगा, तो सब कुछ थोड़ी अंदर ले लेना है। गंदे मटेरियल, सपोज बैक्टीरिया, हमें कोल्ड हो गया तो मतलब क्या? बॉडी में ऐसे वायरस और बैक्टीरिया घूम रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ओके, लेकिन अंदर तो घुस गए, वो हमारी बॉडी के अंदर तो घुस गए। हमने सपोज किसी ने स्नीज किया और हमने ब्रीथ किया, तो वो वायरस ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी में चले गए। अब ये यहाँ पे बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर मतलब सेल की बॉडी के बाहर, हमारी बॉडी के अंदर। ओके, यहाँ पर सपोज ब्लड है, ये ब्लड में घूम रहे हैं और ब्लड के अंदर ये पर्टिकुलर सेल है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो अंदर जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर देखो सबको लिविंग में ही जाना होता है, नॉन लिविंग में वो रहना पसंद करते नहीं है। कोई भी हो, वो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं वायरसेस, बैक्टीरियाज के बारे में भी। तो ये भी अंदर जाएंगे तो क्या होगा पता है? ये बैक्टीरियाज और वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो अंदर जाएंगे ना, तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि हम अगर दरवाजे सब कुछ ओपन रखे तो कुत्ते बिल्ली सब कुछ घर में ही आ जाएंगे। क्यों? सेफ्टी मिलेगी ना भाई। धूप है तो धूप नहीं लगेगी। अभी देखो कुत्ते कैसे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर धूप भी इतनी ज्यादा है तो उनको ठंडा लगेगा, रोड पे नहीं घूमेंगे, चलो किसी के घर में जाके सो जाते हैं, फिर वापस बाहर निकल जाएंगे। ओके, बारिश हो रही है तो कैसे, ये हमारा ही जैसा ही है, तो यहाँ पर भी जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी अंदर चले जाएंगे। क्यों? अच्छा सेफ्टी एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्या खाना भी मिलता रहेगा, सेल को जो खाना आ रहा है वो लोग भी खाएंगे। ओके, मुफ्त का घर मिल रहा है रहने के लिए, तो घुस जाएंगे सेल के अंदर। ओके, रिप्रोडक्शन करना है तो ऐसे ही बाहर थोड़ी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये रूम मिल रहा है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, तो घुस जाएंगे और वो अंदर जाके रिप्रोडक्शन किए ना, रिप्रोडक्शन से ही मतलब उनके रिप्रोडक्शन से ही हमारी बॉडी में उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, और उनके नंबर्स बढ़ गए तो हमारा डिजीज 3 दिन की जगह 1 वीक का हो जाएगा।
कोल्ड अगर रिप्रोडक्शन उन्होंने नहीं किया, मतलब तुम टर्मरिक वाला मिल्क पीते ही जा रहे हो तो वो बैक्टीरिया को मार देगा। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी तुमने कुछ किया नहीं, कोल्ड हुआ है जो बैक्टीरिया से, और तुम तो बस गोला खाते जा रहे हो, ठंडा पानी पीते जा रहे हो, तो क्या होगा, वो उनको तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। ओके, उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, अरे यार गोला मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो वो तो अंदर घुस जाएंगे। ये मेम्ब्रेन अपना काम नहीं कर पाएगी, क्यों, तुमने ही उनको वीक कर दिया मेम्ब्रेन को। तो बॉडी के लिए एडवर्स सिचुएशन है, ये बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। घुस गए अंदर घुस गए, रिप्रोडक्शन किया, अब वो 3 दिन में मरने वाले थे, लेकिन अब 7 दिन में मरेंगे। उनकी लाइफ 7 डेज, उनके मतलब 4 दिन का उनका लाइफ तुमने बढ़ाया। क्यों, मैं तुमने बढ़ाया मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, तो 4 दिन की लाइफ हमने बढ़ा दी उसकी। क्यों, क्योंकि हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं रखा ना, कि भाई अगर कोल्ड हुआ है तो चलो ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, गोला नहीं खाना है, एसी भाई थोड़ा नॉर्मली रखो, अदरवाइज चलेगा, थोड़ा गर्मी चलेगा लेकिन अभी ठंडा नहीं करना है, पानी नहीं डालना है सिर पे, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। ओके, हमने कोई लिए नहीं, तो फिर वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, डिजीज की लेंथ बढ़ जाएगी। नहीं तो कोई भी टाइप, मतलब जो छोटे छोटे डिजीज जो होते हैं हमें, कोल्ड, कफ, फीवर, वो जो होते हैं ना, वो जनरल केस में बता रहा हूँ, जनरली 3 to 5 डेज में सही हो जाता है सब कुछ। तुम दवाई लो या ना लो, तुम दवाई लो या ना लो, अगर तुम खाना अच्छे से खा रहे हो, नींद अच्छे से ले रहे हो, तो हमारी बॉडी खुद ब खुद ऐसे जूसेस रिलीज करती है, ऐसी दवाई हमारी बॉडी खुद बनाती है। देखो नेचर ने क्या बॉडी बनाई है, दवाई खुद रिलीज हो जाती है, और बॉडी में से ही बन के रिलीज हो जाती है, हमारे खाने में से ही दवाई बन जाती है, हमारी नींद में ही डिजीज, मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो क्योर हो जाती है। ओके, तुम बाहर से दवाई ना खाओ तो भी, जैसे कि फ्रैक्चर, कभी किसी को फ्रैक्चर हो तो क्या होता है पता है, फ्रैक्चर में सपोज ये फ्रैक्चर ऐसा सीधा था, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे क्रैक आ गई। ओके, डॉक्टर क्या करेगा, करके ऐसे सीधा कर देगा, ये सीधा कर दिया, अब यहाँ पे प्लास्टर कर देंगे, तो बोलेंगे 15 दिन तक ये ऐसा ही रहेगा। क्यों, प्लास्टर कर देना, अब तो मुड़ेगा भी नहीं। अब होगा क्या पता है, ये जो बीच में फ्रैक्चर था ना, वहां पर हमारी बॉडी जूसेस रिलीज करती है, वो जूस बॉडी को पता चल गया कि भाई ये कंटिन्यूएशन नहीं है, बीच में थोड़ी गैप है, तो वो जूसेस रिलीज करेगी, और जूसेस की वजह से ये फ्रैक्चर जो है वो क्योर हो जाता है। वो दवाई से क्योर नहीं होता, ऐसे क्योर होता है। दवाई से क्या होता है, दवाई से सिर्फ तुम्हें पेन नहीं होता, दवाई से तुम्हें नींद अच्छी आती है, जो जरूरी है जब तुम बीमार हो। तो अच्छे से खाना रखोगे, अच्छे से सोना रखोगे, टाइम पे खाना, टाइम पे सो जाना, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड टाइमिंग, और जंक फूड नहीं, रेगुलर डाइट जिसे हम बोलते हैं सात्विक भोजन। ओके, घर का खाना, तो कुछ बीमारी होगी नहीं और लॉन्ग लाइफ जिएंगे। आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं, आज की डेट में ऐसे लोग हैं जो कितने साल जीते हैं पता है, 150 ईयर्स, 250 ईयर्स। मतलब क्या हो रहा है, कौन से जमाने की बात कर, आज की डेट में, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, यू कैन गूगल इट। ओके, है आज की डेट में भी, और उनके गांव में सभी लोगों की एवरेज एज 125 ईयर्स है। मतलब एवरेज 125 ईयर्स तो सब जीते ही है, उसके बाद शायद कुछ हो उनको। सोचो, एक बुक मैंने पढ़ी थी, इकिगाई। ओके, इकिगाई एक बुक है, तो उसमें ये फैक्ट दिखाया गया है, जापान का एक आइलैंड है इकिनोवा, जापान का एक आइलैंड है अभी भी, पहले के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी है करंटली इकिनोवा। वहां पे ये लोग रहते हैं जिनकी एवरेज एज 125 ईयर्स है। और पता कैसे चला पता है इन लोगों के बारे में, वो लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। जितना भी तुम अच्छे होते जाओगे ना, वैसे तुम कम होते जाओगे, मतलब सोशलाइजेशन कम हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा सोशलाइज करने गए तो तुम्हारा लेवल डाउन हो जाएगा। तो वो लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलते नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो कम्युनिटी का एक पर्सन कहीं पे गया कंट्री के बाहर, तो कंट्री के बाहर गया तो वीजा, पासपोर्ट सब लगा, तो जब देखा तो पता चला कि ओ माय गॉड, ये क्या है,
ये आपका पासपोर्ट गलत है, इसमें जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से तो आप 121 ईयर्स के हैं। सही बात है, मेरी एज है 121। सब शौक। फिर पता चला कि यार इनके गांव में तो सभी लोग ऐसे हैं। और फिर वो ऑथर को वो बात पता चली और उन्होंने वो अपनी बुक में लिखा हुआ भी है। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, तुम गूगल भी कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे माइंड में क्या घुस जाता है पता है, फालतू की चीजें। ए पॉसिबल नहीं है, 60-70 ईयर्स में तो गए तुम। तो फिर ऐसा सुनोगे तो ऐसा ही फिट हो जाएगा ना, ऐसा सुनेंगे तो ऐसा ही फिट हो जाएगा। बच्चे लोग हैं, जो बोलोगे वो सुन लोगे और मान लोगे। ऐसे ही मत मान लो, ब्रेन है हमारे पास, क्रॉस चेक करो हमारे पास। हम सबसे ज्यादा इवॉल्व कोई स्पीसीज हो तो ह्यूमन बीइंग है, सबसे ज्यादा इवॉल्व। जानवर थोड़ी है हम, बोले कि यहाँ ऐसे करो तो वो ऐसे करते रहेंगे। गधे हैं, गधे के ऊपर ऐसे डाल दे, यहाँ से खींच के वहां ले जाए, तो अब तो 2-3 बार तुम ले गए ना, उसके बाद तो ऐसे डाल दोगे ना उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा। क्यों? उसको पता ही है यहाँ से वहां जाना है। तो हम गधे थोड़ी है कि ऐसे कोई बोले तो ऐसे करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। दिमाग है हमारे पास, ओके, भाग जाएंगे हम। सो दैट इज द थिंग। चलो हाँ, सो 2 फंक्शंस हमने देखे। क्या? पहला सेपरेशन और दूसरा अलाउ और परमिट करना कि किनको अंदर आना है और किनको बाहर जाना है। ओके, तो ये बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देगी। कौन? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा चलो, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स, थर्ड फंक्शन, वो प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। मतलब वही आ गया सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट का ही थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन है। भले ही एक्सटेंशन हो, हम तो अलग से लिखेंगे थर्ड पॉइंट, ओके, क्योंकि वो तो मार्क्स तो पॉइंट के हिसाब से देंगे ना, तो हम तो लिखेंगे क्या, पहले में वो अलाउ करते हैं कि किनको अंदर आना है, किनको बाहर जाना है, वो सब। और थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि वो ना भी बोलते हैं कई लोगों को कि प्रिवेंट्स मूवमेंट्स ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कि भाई कोई भी मटेरियल आ जाए तो ऐसा नहीं हाँ सब लोग आ ही जाओ, खुला मैदान ही है, ओके, ऐसा नहीं चलेगा। यही लोग आ सकते हैं, ये लोग आ सकते नहीं है, लाइक दैट। ओके, 3 फंक्शंस हमने देखे। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को इसीलिए क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब जिसमें से अंदर बाहर जा सके वो, एंड सिलेक्टिवली तो पता ही है, सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्शन के भाई तुम आओ, तुम मत आओ, बाहर जाओ, हटो, ऐसे, लाइक दैट। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 4 पॉइंट लिख देने हैं, 3 पॉइंट लिख देने हैं, ओके, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाई द मतलब टोटल 4 पॉइंट हो जाएंगे, 3 तो फंक्शंस, एंड दैट्स व्हाई वो वाला 4th पॉइंट डन। ओके, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन से? देखो, पहला सेपरेशन, दूसरा अलाउ और तीसरा प्रिवेंट। 3 वर्ड याद रखो, 3 सेंटेंस लिख दो, बात खत्म। ओके, सेपरेट, अलाउ, प्रिवेंट, दैट्स इट। और इसको इसीलिए चौथा वर्ड क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा चलो नेक्स्ट, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू द सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। मतलब भाई अंदर कैसे जाएंगे और बाहर कैसे जाएंगे वो देखेंगे। चलो अभी हम some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion, chapter 1। okay, तो चैप्टर 1 में हमने डिफ्यूजन देखा था क्या, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमने देखा था, क्या था? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस और प्रोसेस इन विच मटेरियल और सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, जैसे कि मैंने यहाँ परफ्यूम मार दिया, ओके, तो थोड़ी ही देर में पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और वहां कम है, तो ज्यादा से कम के टॉवर्ड्स में ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाएंगे, वो मूव करने लगेंगे और थोड़े ही टाइम में पूरे रूम में फैल जाएंगे। डन। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा एग्जांपल भी हमने वो देखा था अगरबत्ती का, ओके, कि एक कोने में अगरबत्ती लगा दी तो पहले तो वहीं पे फ्रेग्रेंस आएगी, लेकिन उसके बाद पूरे रूम में फ्रेग्रेंस फैल जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि CO2 और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है बाय दी डिफ्यूजन। डन। कहां से? सेल मेम्ब्रेन थ्रू। जैसे कि हमने ब्रीथ किया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, तो ये ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन कहां जाएगा? बाहर से अंदर। और सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है और यहां पर कम है, तो CO2 कहां जाएगा? अंदर से बाहर। समझ में आया? सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन यहां पर हाई होगा ऑक्सीजन का और यहां पर कम होगा, तो ज्यादा से कम अंदर जाएगा ऑक्सीजन। कॉन्सेंट्रेशन CO2 का अंदर ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से कम, तो CO2 यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो CO2 बाहर निकलेगा। और अगर ऑपोजिट हो तो ऑपोजिट भी होगा। अगर ऑपोजिट हो तो ऑपोजिट भी होगा, मतलब बाय एनी चांस CO2 यहां पर ज्यादा है, यहां पर CO2 ज्यादा है और यहां पर CO2 कम है, CO2 अंदर घुस जाएगा और CO2 अंदर घुस गया तो ये मर जाएगा। जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सेल को भी ऑक्सीजन ही चाहिए। प्लांट के जैसे उल्टा नहीं है। जैसे प्लांट को उल्टा है कि उसको CO2 चाहिए और ऑक्सीजन देता है, सेल का हमारे जैसा ही है। लेकिन कौन सी सेल का? हमारे सेल की बात कर रहा हूं, प्लांट सेल की बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं। डन। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो पहला पॉइंट अभी हमने क्या देखा वापस? CO2 एंड ऑक्सीजन का मूवमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डन। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द अर्लियर चैप्टर्स। अच्छा, यस, करेक्ट। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration where the concentration is low. Yes, उसी को क्या बोलते हैं? diffusion. Done? तो ये सब तो diffusion की डेफिनेशन है, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज पढ़नी थी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट्स इट। डन। अच्छा, चलो आगे। हाँ, आपने कहा था डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, हम लोग को उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो वही है इसे। हाँ, यहाँ पर भी वही होगा, अपने आप होगा। मतलब यहाँ पर CO2 है, सपोज यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी कम है, और से ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हायर टू लोअर ऑटोमेटिकली जाएगा। ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे फोर्स नहीं करना। जैसे कि ब्लड को हमें पंप करना पड़ता है, ब्लड को जो कौन करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है। पंप करना मतलब धक्का मारना। हार्ट ब्लड को धक्का मारता है, क्या? ए सारे ऑर्गन में जाओ, सब ऑर्गन को जरूरत है तुम्हारी, तो वो धक्का मारेगा। ओके, यहाँ पे कोई धक्का नहीं मार रहा है ऑक्सीजन को, ए जाओ सेल के अंदर। कोई कार्बन डाइऑक्साइड को खींच नहीं रहा है, ए बाहर निकलो, नाक में से बाहर निकलना है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वही है, सेम। यस, अंडरस्टूड? ओके, हाँ। सो आगे कहां पहुंचे हम? Something similar to this happens in cells when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste, मतलब सेल के अंदर की जो प्रोसेस होती है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म करती है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो क्या है? CO2। फिर ये सारे सेल का जो वेस्ट निकलता है CO2, वो सब इकट्ठा होता है और फिर हम एक्सेल करते हैं। और हमने सोचा हमने वेस्ट निकाला, अरे हमने नहीं, वो सेल ने निकाला, हम तो सिर्फ एक मीडिएटर है। हम एक्चुअली मीडिएटर भी नहीं है, हम क्या है वो तो फिर हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है? वी आर, ऐसा समझो कि हमारी बॉडी सपोज 3 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, मान लो 3 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, तो 3 ट्रिलियन सेल्स को हम एक साथ देखेंगे और एक पर्टिकुलर शेप में उसको अरेंज किया हुआ है, तो ऐसी बॉडी दिखेगी। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हम क्या है वो तो अलग ही है। ओके, जो हम एक्सक्रीट करते हैं, एक्चुअली हम एक्सक्रीट नहीं कर रहे, सारे सेल एक्सक्रीट कर रहे हैं, और फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है और हम मानते हैं कि हमने किया। ओके, जो ब्रीथ करते हैं तो हम बोल रहे हैं हमने ब्रीथ किया, लेकिन जो ब्रीथ किया ऑक्सीजन वो हमने लिया मतलब क्या तुम्हारे पास है? अभी नहीं, वो तो सारे सेल के पास चला गया। समझ में आ रहा है? ओके, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सोचने वाली बात है कि इसमें जो हम बोलते हैं हम,
ये हम है कौन? एक्चुअली सब कुछ सेल है, सेल ऑर्गेनल्स है, सेल से बने हुए टिश्यू, नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, सेल से टिश्यू बने हुए हैं, ऑर्गन्स बने हुए, सब कुछ है। तो हम बोल रहे हैं ना कि हमारी बॉडी, इसमें जो हम बोल रहे हैं वो कौन है? कौन बोल रहा है कि मेरी बॉडी? ये बोल कौन रहा है? सो उसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा चलो, तो अभी हम साइंस पे ही रहते हैं। तो सेल्यूलर वेस्ट होता है CO2, एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर वो इकट्ठा होता रहता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया CO2 का, कहां? सेल के अंदर। और सेल के बाहर उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑटोमेटिकली CO2 बाहर निकल जाएगा। ओके चलो, in the cell's external environment the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process called diffusion. जो हमने पढ़ा वही चीज को वर्डिंग में बताया गया है। फिर से बताता हूं कि ये हमारा सेल है, चलना भाई तू, ये हमारा पर्टिकुलरली क्या है? सेल। अब CO2 क्या है? सेल्यूलर वेस्ट। मतलब कि इसने सब अपनी अपनी, इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सब ने अपना अपना काम किया, तो थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा ना। हम जैसे कि बहुत काम करते हैं तो हमें पसीना होता है ना, तो वो वेस्ट है। ओके, तो वैसे ये सारे सेल ऑर्गेनल्स काम कर रहे हैं तो उसमें भी वेस्ट होगा। ओके, तो ये जो वेस्ट है गैसियस वेस्ट। ओके, सॉलिड वेस्ट की अभी बात नहीं कर रहे, सॉलिड वेस्ट का भी सेम, बट सॉलिड वेस्ट के लिए वी नीड क्या बोल सकते हैं, वी नीड फोर्स। ओके, वो डिफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो ये CO2 है, मतलब गैसियस वेस्ट है। अब गैसियस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो गया? बढ़ गया। और सेल के बाहर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन। By the process of diffusion, the substance will move from higher concentration to lower concentration. Automatically CO2, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में ऐसे बहुत छोटे से होल्स होते हैं, उसके अंदर से ऐसे बाहर निकल जाएगा। डन। कब तक बाहर निकलेगा? कब तक बाहर निकलेगा? जब तक कि सेम जैसा ना हो जाए। जब तक सेम जैसा ना हो जाए, मतलब यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है। तो ऐसा समझो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 4। ये ऐसा मत लिखना, मत है सब ये समझा रहा हूँ। ये होगा 7, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 6। डन, रुक जाओ। डन। ओके, इक्वल हो गया। अगेन सपोज ये तो 2 से स्टार्ट किया, सर 1 से स्टार्ट किया होता तो, अगर 1 से स्टार्ट किया होता तो ये हुआ 10 से 9, ये हो गया 1 से 2, फिर 9 से 8, तो 2 से 3, 7 4 6 5 6 5, और फिर 5 6, ये साइड बढ़ गया। समझ में आया? 5 6 यहां बढ़ गया, तो फिर तो उल्टा भी जाएगा क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहां से यहां आएगा तो वापस यहां कितना हो जाएगा? 6, और यहां कितना हो जाएगा? 5। क्या ऐसे ही होता रहेगा? हाँ, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि भाई अब पूरा जाएगा ही नहीं। कितना जाएगा? आधा जाएगा। आधा जाएगा तो 5.5, यहां आधा आ गया तो 5। समझने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, समझ में आया? ओके चलो, तो जैसे CO2 का होता है वैसे सेम ऑक्सीजन का होता है। सेम ऑक्सीजन का होता है मतलब कंसेप्ट सेम मत लिख देना। ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन होता जाएगा। डन। ओके चलो, सो सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. देखो, diffusion process plays an important role. diffusion process important role play कर रही है। कब? जब exchange करना हो तब। कहां एक्सचेंज करना हो? बिटवीन दी सेल्स, मतलब ये एक सेल है, उसी के साथ ये दूसरा सेल है,
तो इसको कुछ जरूरत है और इसको ये लूज करना है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन, इसको कुछ छोड़ना है और इसको वो चाहिए। ओके, बोलेगा वो भाई तू बॉडी में मत दे, तू मुझे ही दे दे, तो यहाँ से वो चीज आ जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ओके, इतना दूर नहीं होगा, एकदम नजदीक में होगा ऐसे। ओके, तो बिटवीन दी सेल मूवमेंट हो या फिर सेल और एनवायरमेंट के बीच में मूवमेंट हो, लेकिन मूवमेंट होगी कैसे? डिफ्यूजन प्रोसेस से। मतलब कि दो सेल ऐसे है, ऐसे यहाँ पर ऐसे दो सेल है, इसमें ऐसा समझो कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो इसको तो ऑक्सीजन चाहिए भाई, तो क्या होगा? यही ये हायर ऑक्सीजन बाहर तो जाएगा ही, क्योंकि बाहर भी ऑक्सीजन का लेवल क्या है? सपोज लो है। ओके, अगर लो है तो बाहर जाएगा, अगर बाहर लो नहीं है, बाहर हाई है, तो क्या होगा? देखो सारे सिनेरियो फिट होने चाहिए। डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर बाहर का लो है तो हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा। डन। अगर बाहर का हाई है और यहां भी हाई है, यहां लो है, तो ये हायर टू लोअर जाएगा और ये हायर टू भी लोअर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कभी ऐसा नहीं होगा कि लोअर टू हायर जा रहा है, नहीं, लोअर टू हायर नहीं जा। हाँ, फोर्सफुली जा सकता है, फोर्सफुली जा सकता है, कोई फोर्स करे तो जा सकता है। जैसे कि गर्म चाय है और यहां रख दी तो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी, उसको ठंडी करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ठंडी चाय रख दी, ऑटोमेटिकली गर्म नहीं होगी उसको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। डन। वैसे ही आइस है, गोला लेके आ गए तुम, यहां रखोगे, ऑटोमेटिकली मेल्ट होने लगेगा, उसको हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो मेल्ट हुआ है, बोलो अब फिर से आइस बन जा भाई, शाकाला का बूम बूम, नहीं होगा। ओके, डन। चलो आगे नेक्स्ट समझ गए। पहला हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखे और उसमें हमने रीजन भी देखा व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, फिर हमने बोला कि ये अंदर और बाहर होता कैसे है, तो अंदर और बाहर होने के लिए एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और CO2 कैसे अंदर बाहर होता है वो हमने समझा। डन। अब आगे देखते हैं। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन गैस जाएगा तो उसे बोलेंगे हम क्या? डिफ्यूजन। और हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कोई लिक्विड जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। याद रहेगा? याद क्या रहेगा? सिंपल तो है, याद रह गया, गा नहीं गया याद रह गया, फ्यूचर में नहीं, अभी याद रह गया ना। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर वो गैस है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिफ्यूजन, और अगर वो लिक्विड है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑस्मोसिस। अब ये क्या है? ये भी सिंपल है, ऐसा समझो कि ये एक कंटेनर है, उसमें मैंने बीच में मेम्ब्रेन लगा दिया, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेल्यूलोज की बनी हुई सपोज मेम्ब्रेन लगा दी। यहां पर मैंने पानी भरा हुआ है और यहां पर मैंने लेमन जूस भरा हुआ है। तो लेमन जूस में भी पानी का कंटेंट तो है ना, लेमन जूस जो बनाया है उसमें भी पानी तो है ही, और यहां पर भी पानी है, लेकिन पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड। तो पानी जाएगा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, हायर टू लो। और जो लेमन का एक्सट्रैक्ट है, लेमन का एक्सट्रैक्ट वो कहां पे? वो तो यहां है ही नहीं, वो तो इस साइड है, तो लेमन जाएगा हायर टू लोअर दिस साइड। आया समझ में? इसी को बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस। शॉर्ट में वही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको लिक्विड के केस में क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। डन। चलो
तो जैसे अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने हैं और ये ऑस्मोसिस का टाइप्स भी हमें देखना है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. जैसे कि एक बहुत ही जनरल एग्जांपल तुम्हें बताऊं तो लोग बोलते हैं कि भाई रात को बादाम भिगो दो और सुबह उठ के खा लो. ओके, तो यहाँ पर भी हो रहा है ऑस्मोसिस. जैसे हमने एक बाउल लिया, उसमें पानी भर दिया, उसमें 5 बादाम डाल दी, आलमंड्स. ओके, अब जब डाल रहे हो तो साइज देख लेना और सुबह जब उठोगे तब साइज देख लेना, बड़ी हो जाएगी. ये बड़ी कैसे हो गई? पानी अंदर घुस गया, पानी अंदर घुस गया इसलिए वो बड़ी दिखाई दे रही है. हम बहुत ज्यादा एकदम यहां तक का खाना खा लिया, फिर ऐसे हो जाएगा. तो क्या हुआ? साइज बढ़ गई और क्या. ओके, फिर डाइजेस्ट हुआ, हम टॉयलेट जाके आए, फिर वापस ऐसे सीधा हो गया. कल तो तू बहुत मोटा दिख रहा था, मोटी दिख रही थी. कल तो पार्टी थी ना इसलिए. ओके, सेम वे सेल्स में भी होता है. डन. तो वो हमें समझना है अभी ऑस्मोसिस, डिफरेंट टाइप्स. चलो तो स्टार्ट करते हैं. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. कि ये जो मूवमेंट होता है वो किससे अफेक्टेड है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन वाटर. डिजोल्व्ड इन वाटर मतलब उसमें घुल मिल जाना. जैसे कि भाई पानी के अंदर शुगर डाल दिया, ओके, और शुगर को ऐसे अच्छे से स्टर किया तो वो क्या हो गई? मेल्ट बोलेंगे या फिर बोलेंगे सॉल्यूबल हो गई. पानी के साथ क्या हो गई? सॉल्यूबल हो गई, मिक्स हो गई. अब हम देखेंगे, ओ भाई चीनी कहाँ है? भाई अंदर ही है, डाल दी, अभी दिखाई थोड़ी देगी. चाय में हम चीनी डाल के चाय बनाते हैं तो दिखती है क्या? ऐसे पीते हैं तो चाय चीनी आती है क्या मुंह में? नहीं आती. क्यों? वो अंदर डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूबल हो गई, मिक्स हो गई, जो भी बोल सकते हो. डन. लेकिन करेक्ट वर्ड क्या है? सॉल्यूबल हो गई या डिसॉल्व हो गई. ओके, चलो. Thus, osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration till the equilibrium is reached. Equilibrium मतलब ये जो मैं तुम्हें समझा रहा था इसको बोलते हैं equilibrium. 5.5 हो जाना तो वो सेम हो गया ना, that is equilibrium. ये 6 और 6 हो जाना मतलब क्या? सेम हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम. जब तक इक्विलिब्रियम ना हो तब तक एक जगह से दूसरी जगह चलता ही जाएगा. डन. ओके, चलो. सो क्या बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है. कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना सॉल्युबल. ऐसा समझो कि मैंने अभी ये जो बनाया था, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. जो बनाया था ये साइड वाटर था, ये साइड लेमन जूस था. अब मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. इस साइड वाटर था ना, इस साइड भी लेमन जूस और उस साइड भी लेमन जूस. अब कहां से कहां होगा तो अब तो पता नहीं चलेगा. तो उसके लिए मुझे तुम्हें पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि भाई इसमें मैंने 200 ml पानी लिया था और यहां पर भी मैंने 200 ml पानी लिया था, लेकिन इसमें मैंने 1 लेमन लिया था और इसमें मैंने 2 लेमन लिया था. डन. कौन सा ज्यादा खट्टा लगेगा? 2 लेमन वाला. ऑब्वियस है. यहाँ पे 2 लेमन डाले हुए हैं, यहाँ पे एक ही लेमन डाला हुआ है. दोनों लेमन जूस ही है, दोनों लेमन जूस है. अंडरस्टूड? दोनों लेमन जूस है और पानी भी दोनों सेम लिया था, 200 ml 200 ml. डन. ओके. अब वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी? किसकी? वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो देखो, यहां पर भी 200 ml, यहां पर भी 200 ml. तो अगर ऐसा है तो वाटर की मूवमेंट होगी नहीं. अच्छा, अगर लेमन की कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो, मतलब लेमन का मूवमेंट पूछे तो कहां से कहां होगा? राइट टू लेफ्ट. ये साइड ज्यादा है तो ज्यादा से कम. अच्छा, अब मैं बोलूं कि ये पूरा लेमन जूस जो है वो कितना है? 1 लेमन का मान लो कि 1 ml है. 1 लेमन का जूस निकला वो कितना निकला? 1 ml. तो मतलब ये टोटल इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इसका टोटल वॉल्यूम 201 ml. और यहां पर टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम, हाँ, यहां पर टोटल वॉल्यूम है 2 नहीं, यहां पर भी 201 ml ही है. चलो मान लो यहां पर भी 201 ml और उसके अंदर 1 लेमन है
और इसके अंदर 2 लेमन है। अब बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ध्यान से, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, टोटल वॉल्यूम। इसमें 1 लेमन डाला हुआ था, इसमें 2 लेमन डाला हुआ है। राइट टू लेफ्ट जाएगा, पता नहीं मुझे भी, मैं भी बताऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने सोच लिया। देखो क्या है ये 201 ml, क्या है 201 ml में 1 लेमन डाला हुआ है और यहाँ पर 2 लेमन डाला हुआ है। मान लो कि लेमन, 1 लेमन का जूस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1 ml। तो 2 लेमन का कितना निकलेगा? 2 ml। तो यहाँ पर एक ही लेमन है, तो 201 उसमें से 1 लेमन, मतलब टोटल कितना हुआ? यहाँ पर 200 ml वाटर है और 1 ml क्या है? लेमन है। और यहाँ पर 2 लेमन है, मतलब 201 में से 2 जाएगा तो 199 ml क्या है? पानी है। और 2 ml क्या है? लेमन। डन। तो अब पता चला ना, 200 ml वाटर एंड 199 ml ऑफ वाटर। पानी कहां पे ज्यादा है? यहां पे। तो हायर टू लोअर मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। कैसे, समझ में आया? पक्का? श्योर? अब ये समझ गए। अब फिर से ये सेंटेंस पढ़ता हूं तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। देखो, द मूवमेंट ऑफ द वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in it। किससे अफेक्ट होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो किससे होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इट। यहां पर मैंने क्या डिसॉल्व किया है? लेमन। तो लेमन का अमाउंट भी मैटर करता है। यहां पर 1 लेमन था, यहां पर 2 लेमन था, तो वो अमाउंट जो है ना 1 लेमन 2 लेमन और से 1 ml 2 ml वो मैटर करता है। किस चीज का, किस पे मैटर करता है? पानी की मूवमेंट पे लेमन मैटर, लेमन की क्वांटिटी और अमाउंट मैटर करता है, वो बोल रहे हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं थस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या है? पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मतलब जब तक इक्विलिब्रियम ना रीच हो, मतलब दोनों साइड वाटर का कंटेंट सेम ना हो, तब तक वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता रहेगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? पक्का? अब उसमें हम टाइप्स देखने वाले हैं। देखो, सो व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो अगर एनिमल और प्लांट सेल को हम सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट में रख दे तो क्या होगा? अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्ट और शुगर है ना तो वो सेल मर जाएगा, उनके लिए अच्छा नहीं है। ओके, ये तो क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन आगे देखो क्या होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। 3 में से एक चीज होगी। ओके, क्या होगा? ये 3 अलग अलग केस है, ध्यान से समझना, समझ में ना आए तो पूछना। पहला, इफ द medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell। क्या बोल रहे हैं हमने? अब ये सब हटाओ। देखो, हमारे पास सेल है। ओके, अब सेल में क्या बोल रहे हैं? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मतलब मीडियम सराउंडिंग द सेल मतलब सेल के बाहर, ओके, हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H2O यहां पर हाई है और यहां पर H2O क्या है? लो। सिंपल। सराउंडिंग द सेल मतलब सेल के बाहर, ये सराउंडिंग द सेल वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है। क्या होगा ऑस्मोसिस से? हायर टू लो। बाहर का पानी अंदर घुस जाएगा, वो आलमंड वाला केस। बाहर का पानी अंदर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। बादाम के अंदर कम पानी है और बादाम के बाहर तो पानी ही पानी है। बाउल में हमने पानी डाला है तो सारा का सारा मतलब जितना पॉसिबल, इक्विलिब्रियम जितना, ओके, तो जितना पॉसिबल है उतना, फिर बादाम तो फट जाएगी ना, पानी सारा अंदर घुस गया तो ओके, तो वैसा नहीं होगा, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना वाटर कहां? अंदर चला जाएगा। ओके, चलो। तो मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट,
the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. फिर से ये सॉल्यूशन बाद में, पहले मुझे दो टर्म तुम्हें बतानी है. क्या? एक बतानी है डाइल्यूट और दूसरा बताना है कॉन्सेंट्रेटेड. सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने अभी लिया था. 200 ml पानी प्लस 1 लेमन. दूसरा 200 ml पानी प्लस 2 लेमन. कुछ आइडिया है किसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, किसको कॉन्सेंट्रेटेड? जस्ट गिव अ गेस इफ यू वांट. ये जो, चलो बताता हूं. जहां पर जो चीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो ज्यादा हो, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड. और जो चीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम हो तो उसे बोलेंगे हम डाइल्यूट. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है ऑलरेडी, सॉल्यूशन कैसे बनता है. 3 चीजों से देखा ना वो तो हमने, या नहीं देखा? फर्स्ट चैप्टर में नहीं, फर्स्ट चैप्टर में नहीं देखा, सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं. सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से. ये सब बाकी है ना देखना, ये आगे आएगा सेकंड चैप्टर. मुझे लगा कि हो गया, कोई बात नहीं. सॉल्यूशन मतलब ये जो लेमन जूस बनाया ना उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं. हम पानी में लेमन डाल रहे हैं या लेमन में पानी डाल रहे हैं? पानी में लेमन डाल रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो पानी क्या है हमारा? सॉल्वेंट. तो यहां मैं बता दूं कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, और से मोर क्वांटिटी और हायर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, और ये होगा लेस क्वांटिटी. तो जो लेस क्वांटिटी में हो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. जैसे कि ग्लास लिया, उसमें मैंने डाल दिया क्या? शुगर. मतलब ग्लास लिया मतलब पानी है अंदर और शुगर डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया. ओके, शुगर वाला पानी मीठा मीठा बन गया, चाशनी. ओके, अब ये जो बन गया ना चाशनी, वो क्या है? सॉल्यूशन. इसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर. इसमें सॉल्यूट क्या है? जो डाला हुआ, जो कम क्वांटिटी वाला था वो, तो वो कौन था? शुगर. डन. ये सब चीज हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जरूरी है इसलिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं. डन. ओके, तो अब यहां से वापस यहां आ जाओ. डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. तो डाइल्यूट मतलब क्या? पानी ज्यादा और लेमन कम, उसको बोलते हैं डाइल्यूट. और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? लेमन ज्यादा और पानी कम, मतलब इसकी कंपेयर में, ये दोनों की कंपेयर करें तो इसमें लेमन ज्यादा है, इसमें लेमन कम है. मतलब जैसे कि तुमने लेमन जूस बनाया, 2 ग्लास बनाया, 1 ग्लास ऐसे किसी तुम्हारे ब्रदर को चखने के लिए दिया, ये तो पानी जैसा लग रहा है, क्या लेमन जूस, कुछ है ही नहीं, पानी ही है. तो तुमने पानी ज्यादा डाल दिया जितना डालना चाहिए था उससे. अब एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे? अरे एक और लेमन डाल देते हैं. तो एडजस्ट करने के लिए कर रहे हो. अदरवाइज उसमें सपोज इतना पानी डालना था और तुमने इतना डाल दिया तो पानी पानी जैसा ही लगेगा. जैसे कि तुम कोई, जैसे वो आता है ना ड्रिंक्स, रसना और टैंग और वो सब आता है, तो 1 चम्मच डाली तो उसके अंदर सपोज 100 ml डालना है या 200 ml पानी डालना है, और तुमने तो पूरी बॉटल में 1 चम्मच टैंग डाल दिया या रसना डाल दिया और फिर उसको डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो रसना और टैंग कुछ टेस्ट सही नहीं होगा. ऐसा लग रहा है पानी पी रहे ऐसा लग रहा है यार, ऐसे. तो वो क्या है? डाइल्यूट है. और कई कई ऐसा होता है कि भाई 100 ml में 1 स्पून डालना है और 100 ml में तुमने 2 स्पून डाल दिया और फिर बहुत ज्यादा मीठा है यार, ये तो बहुत ज्यादा मीठा है, जितना होना चाहिए उससे भी मीठा है. क्यों? 100 ml के लिए 1 स्पून डालना था और तुमने 2 डाल दिया, तो वो क्या हो गया? ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया. अंडरस्टूड? ये सब एग्जांपल क्यों बता रहा हूं? तुम्हें याद रह जाए, फिट हो जाए, इसलिए. क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, समझना है. समझो, उसके बाद रट्टा मारना हो तो रट्टा मार लो, लेकिन पहले समझ लो. ओके, तो क्या, जैसे मेरे पास और एक है, और एक, इसमें भी 200 ml पानी है और 3 लेमन है. अब ये 3 की मैं कंपेयर करूं
1, 2 एंड 3, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है? फर्स्ट, सिंपल। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? थर्ड, करेक्ट। अच्छा, अब 1 और 3 को कंपेयर करो, सेकंड को भूल जाओ, 1 और 3 को कंपेयर करो, कौन सा डाइल्यूट है? कॉन्सेंट्रेटेड, करेक्ट। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है? बस समझ में आ गया तो डन। अब मैं सेंटेंस जो पढ़ा वो फिर से पढ़ रहा हूं। ओके, इफ अ मीडियम सराउंडिंग द सेल एज अ हायर बॉन्ड, वो ये सब पढ़ लिया। मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। उसका मीनिंग क्या हुआ? अब तो डाइल्यूट का मीनिंग समझा दिया मैंने। मीनिंग दैट सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट मतलब क्या? उसमें पानी ज्यादा है और जो सॉल्यूट है वो कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। सॉल्वेंट ही पानी है, सॉल्वेंट क्या है? पानी। और सॉल्यूट क्या है? जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो। तो वो बोल रहे हैं कि वो पानी ज्यादा है और वो कम है। क्या कम है? सॉल्यूट कम है, मतलब जो डाला हुआ है सॉल्यूबल वो कम है, तभी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ रहा है? और अगर सॉल्यूट ज्यादा ले लिया और पानी कम डाल दिया, पानी कम डाला तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आया? जैसे कि मैं ऐसा समझू, मैं ऐसा बोलूं कि भाई 200 ml है ना, लेमन जूस ले लो और पानी की सिर्फ 3 बूंद डाल दो, 3 ड्रॉप्स, तो भाई ये तो बहुत खतरनाक वाला कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया ऐसे। समझ में आया? ओके, सो अब क्या बोल रहे हैं कि बाहर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब पानी ज्यादा है और वो जो सॉल्यूट है वो कम है। अच्छा, दिस सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ओके, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आउटसाइड सॉल्यूशन तो क्या था? डाइल्यूट था। तो डाइल्यूट मतलब तो पानी ज्यादा और वो कम, ऐसा ही होता है। तो पानी ज्यादा बोला, फिर भी पानी क्या बोला? ज्यादा बोला, तो फिर अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि अंदर पानी कम है। यस, ओके। सो सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब पानी ज्यादा है और अंदर पानी मीडियम है या कम है, जितना होना चाहिए उतना है या उससे भी कम है। लेकिन बाहर तो जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, बोला ना डाइल्यूट मतलब जितना होना चाहिए उससे भी क्या है? ज्यादा पानी है। ओके, तो ज्यादा पानी है तो ज्यादा पानी से कम पानी, ऑस्मोसिस। ओके, वही किसका एग्जांपल? से ग्रेप्स डाल दिया, रेजिन, और से आलमंड डाल दिया बाउल में पानी भर के, तो वो सारे एग्जांपल किसके हैं? यही है, ऑस्मोसिस के। अब वो तो हमारा सिर्फ पानी है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला? शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन है। ओके, जो एनिमल और प्लांट से लिया है वो। तो ये एक हमारा टाइप हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। वाटर मॉलिक्यूल दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी, लेकिन दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। ओके, तो थोड़ा बहुत बाहर भी जा रहा है और थोड़ा बहुत अंदर भी जा रहा है, लेकिन हमें पता है फाइनल क्या होगा? अंदर जाने वाला ज्यादा होगा और बाहर जाने वाला कम। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो, हमेशा हमेशा ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं अलग से, लेकिन हमेशा ऐसा होता है। अभी हमने बोला ना कि वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट डज नॉट मीन कि यहां से यहां नहीं जा रहा है, यहां से यहां भी जा रहा है, लेकिन सपोज यहां बाहर से अंदर जा रहा हो 10 लीटर और अंदर से बाहर जा रहा है 1 लीटर, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? 10 - 1 9 लीटर बाहर से अंदर जा रहा है। अंडरस्टूड? दोनों प्रोसेस हो रही है, लेकिन हम देखेंगे किसको? जो बड़ा हो रहा है वो बड़ा क्या है? 9 लीटर बाहर से अंदर जा रहा है, क्योंकि 10 की कंपेयर में 1 तो बहुत छोटा है, उसको तो माइनस कर दो तो भी 9 लीटर तो ज्यादा ही है, तो वो बाहर से कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। डन? ओके, पॉसिबल दोनों साइड है। ओके,
The net result, overall result is that water enters the cell. Yes, the cell is likely to swell up. फूल जाएगा वो, सूजन आ जाएगी उसको. ओके, क्यों? पानी भर गया है इसलिए. डन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया? पक्का. नेक्स्ट, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, मतलब जितना पानी बाहर है उतना पानी अंदर भी है ही, तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं. क्यों भाई? वाटर कहां से कहां जाएगा? हायर टू लोअर. भाई कोई हायर नहीं, कोई लोअर नहीं. यहां पर भी सपोज 10 लीटर है, यहां पर भी 10 लीटर है, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है वो भी नहीं, तब भी जाएगा. लेकिन सपोज जा रहा है बाहर 1 लीटर, तो अंदर भी आ रहा है 1 लीटर. जाएगा नहीं इज नॉट द करेक्ट वे. मूवमेंट तो होगी लेकिन एग्जैक्टली सेम अमाउंट में होगी, कि जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है. अंडरस्टूड? ओके. सो नेट अगर बोले, नेट फाइनल रिजल्ट, तो भाई कोई मूवमेंट होगी नहीं. ओके. सो there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. कौन सा? Isotonic solution. जैसे कि आइसोसेलस ट्राइंगल, तो सब कुछ सेम होता है ना साइड, तो वैसे ही आइसो मतलब क्या? अंदर बाहर कॉन्सेंट्रेशन सेम. डन. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. यस. वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस, ये जैसे मैंने अभी बताया. But the amount going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. Cell same size का ही रहेगा. Done. Okay. Third, if the medium has a lower concentration of water than the cell, मतलब जो मीडियम हमने बनाया हुआ है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? बाहर से पानी, अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा. समझ में आया? जैसे कि हम वो ग्रेप्स लाते हैं, वो जो ग्रेप्स खाते हैं ना हम विंटर में, वो वाली ग्रेप्स लाए और ऐसे रख दी धूप में, तो उसके आसपास का सराउंडिंग है वहां पर तो ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो सारा पानी बाहर नहीं निकल जाएगा और वो ग्रेप्स ये रेजिन जैसी हो जाएगी, ड्राई ग्रेप्स जैसी. क्यों? ये अलग एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पानी अंदर से बाहर जा रहा है और उसमें पानी, अगर हमने बाउल में पानी भर के डाल दी रेजिन, तो उसमें पानी बाहर से उसकी बॉडी के अंदर जाएगा. समझ में आ रहा है? ओके. और ये सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. वो था हाइपोटोनिक, फिर था आइसोटोनिक और अभी है हाइपरटोनिक. ओके. देखो, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose the water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Again, water crosses the cell membrane in both the direction, but this time more water leaves the cell than the enters it. Therefore, the cell will shrink. अब क्या होगा? सेल shrink हो जाएगा. वहां पहले केस में क्या हो रहा था? सेल swell हो रहा था, फूल जा रहा था, सूजन आ जा रही थी, उसकी सेल साइज बढ़ जा रही थी उसकी साइज. आइसोटोनिक में जैसा था वैसा ही रह रहा था और हाइपरटोनिक में उसकी साइज क्या हो गई? छोटी हो गई, मतलब श्रिंक हो गया. ओके. सिकुड़ गया. ओके. चलो. Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. समझ में आए? 3 केस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑस्मोसिस. ओके. 3 अलग से पूछे जा सकते हैं, तीनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं और तीनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं. ओके. एक्सप्लेन ऑस्मोसिस 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, सब कुछ लिखना है. 3 टाइप के सॉल्यूशंस. ओके. तो क्या क्या लिखोगे उसमें? कि भाई कब, जैसे कि बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है. डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस देयर इज मोर वाटर outside compared to the water inside the cell. Therefore, water will move from outside to inside, and because of this process, the cell size will increase, or say cell will swell up. Okay, and this solution is known as hypotonic solution. Done.
वैसा ही आइसोटोनिक में लिख दो, उसमें बाहर और अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन है। फिर वापस एक सेंटेंस तुम लिख सकते हो, पहले तो ये बोल दिया तुमने कि भाई वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन फिर तुम बोल सकते हो वापस एक सेंटेंस जैसे बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा लेंथ बड़ा करने के लिए, क्या कि बोथ साइड मूवमेंट इज पॉसिबल, water is moving from outside to inside also and water is moving from inside to outside also, but the net result overall transformation or overall movement will be outside to inside overall. ओके दोनों साइड पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इनसाइड क्या है, कम है। वैसे ही आइसोटोनिक के लिए, और फिर लास्ट में हाइपरटोनिक के लिए याद रखने के लिए क्या बोलोगे, आइसो, आइसो मतलब क्या, सेम साइड वाला ट्राइंगल, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब अंदर जितना सॉल्यूशन, अंदर जितना कॉन्सेंट्रेशन है किसका, वाटर का, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कितना है, बाहर। ओके हाइपो और हाइपर को कैसे याद रखोगे, हाइपरटोनिक ऐसे याद रख लो, कोई चीज हाइपर, हाइट पर, ऐसे हाइट पर याद रखने के लिए, हाँ लिख के मत आना, हाइट पर, तो कोई चीज बहुत हाइट पर हो तो छोटी सी दिखती है, ऐसा समझ लो, कोई चीज बहुत हाइट पर हो तो क्या दिखती है, छोटी सी दिखती है। तो हमारा सेल छोटा कब होता है, जब अंदर का पानी बाहर चला जाए तभी तो छोटा होगा, पानी उसके अंदर जाए तो सेल बड़ा होता है, तो पानी अंदर से बाहर चला जाए तो क्या हो जाएगा, छोटा। तो हाइपर में वही होता है, पानी अंदर से बाहर चला जाता है, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर लो है, बाहर लो है वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या, बाहर कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम, सॉल्वेंट कम और सॉल्यूट ज्यादा। उसको देखो, ये सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन अगर मैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन को बताऊं तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, सॉल्वेंट लेस होगा और सॉल्यूट जो डालते हो तुम वो ज्यादा होगा, मोर और हाई, और इसमें उल्टा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मोर, एंड सॉल्यूट होगा कम, लेस। अगेन ये सब चीजें हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ जो जरूरी है उतना हमने डिस्कस किया। डन, ओके। सर ह्यूमन बॉडी में हर सेल के अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट है या फिर सबका सेम होता है, डिपेंड्स कि वो कहाँ पर है। ओके जैसे कि हर सेल का फंक्शन अलग अलग है। ओके तो हमने देखा कि ऑर्गेनल्स भले ही सेम जैसे दिख रहे हो, लेकिन उनका काम करने का मतलब उनका जो काम है वो अलग अलग है, उनके फंक्शंस अलग अलग है। तो वो सेल है कहाँ पर, ओके जैसे कि जनरली हमारे जो भी सेल्स है उसके आसपास क्या होता है पता है, ब्लड और वाटर। ओके लिक्विड की केस की बात करें तो ब्लड और वाटर। हाँ स्टमक के पास सेल है, स्टमक की वॉल है, वहां के जो स्टमक की वॉल जो सेल से बनी हुई है उसके आसपास एसिड भी होता है। क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें से एसिड बनता भी है और एसिड रिलीज भी होता है स्टमक में, हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो उसके आसपास क्या है, एसिड है। एसिड है मतलब पानी कम है और एसिड ज्यादा है, और सेल के अंदर भी पानी कम है। ओके बट डिपेंड्स कि एसिड जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का उसमें पानी कितना है और सेल के अंदर पानी कितना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो मूवमेंट होगी। अगर जो एसिड है वो बहुत ज्यादा, ऐसे दो ही टाइप के एसिड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड मतलब क्या, पानी ज्यादा और एसिड कम, पानी ज्यादा और एसिड कम। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब क्या, पानी कम और एसिड ज्यादा। जैसे कि वो एसिड वाला आता है ना टॉयलेट क्लीनर और वो सब के लिए एसिड आता है। ओके ऐसा समझो कि एक बाल्टी पानी भरे हुआ है यहाँ पर। ओके उसमें मैंने 2 बूंद डाल दी क्या, एसिड की, और दूसरा पूरी एसिड की बाल्टी भरी हुई है, पूरी एसिड, यहाँ पे पानी की बाल्टी भरी हुई थी और 2 बूंद डाल दिया एसिड। कौन सा एसिड, सपोज एक एसिड ले लो HCl हाइपोक्लोरिक एसिड, वो डाल दिया, तो ये क्या बन गया, हाइपोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर दूसरी बाल्टी है जो पूरी की पूरी HCl से भरी हुई है, हाइपोक्लोरिक एसिड से भरी हुई है, उसमें मैंने थोड़ा डाल दिया पानी। अब ये दोनों की दोनों कहलाएगी क्या, HCl का सॉल्यूशन। ये भी HCl का सॉल्यूशन है, ये भी HCl का सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा डाइल्यूट और कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड, कौन सा डाइल्यूट होगा, हाँ जिसमें पानी की बकेट में एसिड डाला था वो डाइल्यूट है, और जिसमें एसिड में थोड़ा पानी डाला था वो क्या है,
कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो डाइल्यूट होने वाला है, वो ज्यादा है उसमें और पानी कम है। समझ में आया? तो दोनों ही सॉल्यूशन है, लेकिन एक डाइल्यूट है और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमारी बॉडी में जो सेल है उसमें उसके आसपास कौन सा है? वैसे जनरली डाइल्यूट ही होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी में रिलीज भी नहीं होगा। और अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बन गया बॉडी में, सो इट विल हार्म द सेल, और सेल को हार्म करेगा, टिश्यू को हार्म करेगा, ऑर्गन को हार्म करेगा। ओके, जैसे हम बोलते हैं एसिडिटी हुई, हम बोलते हैं ना कि बहुत एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी हुआ मतलब क्या? जितना एसिड होना चाहिए ना बॉडी में, उससे ज्यादा एसिड है। जितना एसिड होना चाहिए उससे ज्यादा एसिड है, तो एक्सेस में गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जितना जरूरी है उतना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस में गए, ओके, मतलब कुछ बहुत ज्यादा फ्राइड खा लिया हमने, ऑयली खा लिया, ओके, और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, ओके, तो उससे एसिड ज्यादा बनेगा। मतलब जो तला हुआ खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, ओके, और से बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी, तो उससे बॉडी में एसिड ज्यादा रिलीज होगा। तो ज्यादा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है ना, तो ज्यादा रिलीज हो जाएगा। ज्यादा रिलीज होगा तो वो डाइजेस्ट तो कर देगा, लेकिन जो एसिड ज्यादा रिलीज हुआ है तो हमारे स्टमक के अंदर ही, तो वो स्टमक की वॉल को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए फिर सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज भी होते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी हो तो फिर एसिड ज्यादा है तो उसमें बेस डालना पड़ेगा। वो सब हमारे चैप्टर्स में आएगा, केमिस्ट्री में ही, एसिड बेस। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कि हमारे जो सारे सेल्स है बॉडी में, जो भी सेल्स है, उसके आसपास जो सॉल्यूशन है वो सेम नहीं रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है कि वो सेल है कहां पर। ओके, लेकिन जनरल केस में जो सेम रहता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन में जो सेम रहता है वो एक तो वाटर होता है और एक ब्लड होता है। ओके, वो तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में वो सेल है कहां पर, उसके डिपेंड में वहां पर दूसरा कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये दो सब्सटेंस तो होते ही है, दो लिक्विड तो होते ही है, ब्लड एंड वाटर। डन? आया समझ में? तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, याद रह गया। हमने आज क्या क्या देखा? स्टार्ट किया हमने टाइप्स ऑफ सेल्स से। ह्यूमन में कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं? नाम तो बताओ। नर्व सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स, ओवेरी, यस, मतलब ओवम। ओके, ओवेरी पूरी वो हम पढ़े, वो तो ऑर्गन आ गया जहां पे ओवम बनेगा। ओके, तो वो अलग है, लेकिन उसका नाम क्या है? ओवम। अच्छा, और स्पर्म, रिप्रोडक्टिव। डन? ओके, तो ये हमने देखे। उसके बाद हमने बोला कि भाई अच्छा ये ऑर्गेनल्स है, और वो ऑर्गेनल्स जो है उनको हम सेल ऑर्गेनल्स नाम दिए। सेल ऑर्गेनल्स नाम दिए, यहाँ पर सब कामकाज होगा, जैसे हमारी बॉडी में होता है वैसे उनमें भी होगा। तो अब बेसिकली 3 फीचर्स है कोई भी सेल के। वो 3 फीचर्स क्या है? करेक्ट, 3, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बारे में हम डिटेल्ड में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट किया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो उसके फंक्शंस के बारे में देखा। सिर्फ 3 वर्ड्स में 3 फंक्शन बताओ। सेपरेट, अलाउ और प्रिवेंट, अलाउ और परमिट एंड प्रिवेंट। ओके, डन? और इसी की वजह से उसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये अंदर बाहर अलाउ तो करता है, लेकिन अलाउ होता कैसे है? तो गैसेस होता है, वहां पर होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है उसके लिए हमने देखा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डन? ओके, फिर लिक्विड हो तो लिक्विड में भी वही होता है, लेकिन उसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस। अगेन हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके अकॉर्डिंगली बॉडी में 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते ही है, कोई भी बॉडी। जैसे कि हम बोले, उन्होंने एग्जांपल क्या दिया है एनसीईआरटी में कि हमने कोई प्लांट सेल ले लिया और हमने कोई एनिमल सेल ले लिया, और वो सेल के आसपास एक सॉल्यूशन रखा, सेल के सराउंड, आसपास मतलब सराउंडिंग में एक सॉल्यूशन रखा। ये सॉल्यूशन 3 टाइप का हो सकता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? अगर वो सेल की साइज सेम रह रही है तो मतलब वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है।
अगर थोड़े टाइम के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेल की साइज बढ़ रही है, मतलब क्या, सॉल्यूशन में जो पानी है वो पानी सेल की बॉडी में घुस गया। ओके, सेल की बॉडी में क्यों घुस गया? क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है। ओके, तो डाइल्यूट है, पानी ज्यादा है, मतलब वो अंदर घुस गया, और अंदर घुस गया मतलब उसकी साइज क्या हो गई? बड़ी। और साइज बड़ी हो गई तो ये सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। साइज बड़ी हो गई, ओके, और साइज छोटी हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। हमने बोला ना क्या ऊपर होगा, हाइट पर होगा तो दिखाई नहीं देगा, छोटा दिखाएगा, तो वो याद रखने के लिए। तो वो हाइपरटोनिक मतलब क्या? छोटा। छोटा कब हो जाता है? अंदर का पानी भी बाहर चला गया तो वो छोटा हो। जैसे हम बीमार हो जाए, कोई बहुत ही हेल्दी पर्सन हो और अचानक से बीमार हो जाए, वो खा ना सके, कुछ ना कर, मतलब ज्यादा खा ना सके, ओके, फूड इंटेक ही ना हो, तो देखना उसके 3-4 दिन में उसका वेट लूज हो जाता है। ओके, एकदम थोड़ा हेल्दी हो, उससे थोड़ा स्किनी टाइप हो जाता है, उसका इंटेक कम हो गया है और एनर्जी और उसका फैट बर्न हो रहा है। कहाँ बर्न हो रहा है? वो जो अंदर बैक्टीरिया घुस रहे हैं उसके साथ लड़ने में एनर्जी यूज हो रही है। तो इसीलिए उस टाइम पे हम वीक फील करते हैं, क्योंकि जो हमारी एनर्जी से हमें काम करना है वो एनर्जी से हम काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कहीं और यूज हो रही है। कहाँ यूज हो रही है? उनके सामने लड़ने में। मतलब वो जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके सामने लड़ने में हमारी एनर्जी यूज हो रही है। तो जो एनर्जी सपोज बोलने के लिए हो रही है तो हमें हाँ तो फिर ऐसे हो गया, और फिर इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्यों ऐसे बोल रहे हैं भाई? एनर्जी ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? एनर्जी क्यों नहीं है भाई? खाया नहीं है, उपवास है, ऑलरेडी इंटेक कम लिया है, या फिर बीमार है, तो वो एनर्जी कहीं और यूज हो रही है, तो यहां से कैसे निकलेगी? क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए एनर्जी तो कंज्यूम होगी ही। ओके, बोलने के लिए, चलने के लिए, ब्रीथ करने के लिए भी एनर्जी कंज्यूम होती है। व्हेन वी ब्रीथ, एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ओके, इसीलिए तो हम बोलते हैं 3 एसेंशियल थिंग, वाटर, एयर। ओके, और तीसरा क्या? वाटर, एयर मतलब ऑक्सीजन, और फूड। डन? आया समझ में? तो हमने तीनों सॉल्यूशंस के बारे में भी समझा। अंडरस्टूड? ओके, तो यहां तक का चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना।